आज हम आपके साथ एक भयानक किस्से को बताने जा रहे हैं। हर इंसान के जीवन में दो फैसले सबसे अहम होते हैं। एक उसका करियर और दूसरा उसका लाइफ पार्टनर। अगर किसी को उसका पसंदीदा करियर के साथ साथ मज़ेदार प्यार करने वाला और कैरिंग लाइफ पार्टनर मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी एक परफेक्ट पिक्चर जैसी होती है। कनाडा के वैंकूवर में रहने वाली मंजीत मंगाली की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसकी खूबसूरत ज़िंदगी का अंत कुछ इस तरह हुआ जिसने पूरे कनाडा को हिलाकर रख दिया। 18 अक्टूबर 2006 को वो तारीख थी जब मंजीत मंगाली के लापता होने की खबर सामने आई थी, लेकिन कुछ 5 दिन बाद 23 अक्टूबर को उसका जला हुआ बॉडी एक बीच के किनारे मिला। इस खोज के बाद पुलिस तेजी से घटनास्थल पर पहुंची। मंजीत के परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके साथ ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि मंजीत एक ऐसी इंसान थी जो हमेशा सभी से मुस्कुराकर ही बात करती थी। हालांकि कई महीनों की जांच के बाद मंजीत के असली हत्यारे की पहचान हो गई, जिससे मंजीत के परिवार को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। लेकिन आखिर में यह जानने के लिए कि मंजीत कैसे गायब हुई थी, किसने उसे मारा और हत्यारे ने मंजीत को कैसे मारा, हमें मंजीत की पास्ट लाइफ के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। मंजीत भारतीय मूल की कनाडा निवासी थी जो अपने पति मुख्तियार मंगाली और 3 साल की बेटी माया के साथ वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में रहती थी। मंजीत का परिवार बेहतर ज़िंदगी तलाश में कनाडा आया था और वैंकूवर में ही बस गया था। उन्होंने अपने परिवार और बच्चों को हर संभव खुशी देने के लिए कड़ी मेहनत की थी। मंजीत का बचपन खुशहाल था। हर लड़की की तरह उसने भी सपने देखे थे। उसने बहुत पहले ही सोच लिया था कि उसे टीचर बनना है। मंजीत ने यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान उसकी मुलाकात मुख्तियार से हुई। मुख्तियार का परिवार भी भारत से था और शिक्षण क्षेत्र में अपने करियर बनाने के लिए कनाडा आया था। मंजीत के अनुसार मुख्तियार भी उसकी तरह ही एक खुश मिजाज इंसान था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मंजीत को मुख्तियार पसंद आने लगा। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद आखिरकार उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। जब दोनों परिवारों को पता चला कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं तो वे सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मंजीत के परिवार को भरोसा था कि मुख्तियार एक अच्छा और जिम्मेदार लड़का है जो कि उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। साथ ही मुख्तियार के परिवार को भी मंजीत एक अच्छी लड़की के तौर पर पसंद थी। इसके बाद 1997 में मंजीत और मुख्तियार की शादी हो गई। दोनों परिवार की नज़र में वे एक परफेक्ट हैप्पी कपल थे जो काफ़ी मिलनसार और खुश मिजाज के थे। हालांकि कुछ ही सालों बाद अब मुख्तियार के असली रंग सामने आए तो मंजीत को अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल मुख्तियार एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुकात रखता था और उसकी सोच भी कुछ ऐसी ही थी। उसके मुताबिक मंजीत को उसकी सेवा करनी चाहिए और जब मुख्तियार काम से घर लौटे तो उसकी टेबल पर स्वादिष्ट खाना तैयार होना चाहिए। लेकिन अब मंजीत मुख्तियार के इस व्यवहार से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। वह दृढ़ निश्चयी और मेहनती महिला थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुख्तियार की मानसिकता ऐसी होगी। जब मंजीत ने अपनी बहनों और दोस्तों को अपने शादीशुदा ज़िंदगी में आ रही मुश्किलों के बारे में बताया तो सभी ने उसे कहा कि ये तो उसके रिश्ते के शुरुआती दिन में है और हर नए शादीशुदा जोड़े के बीच कुछ न कुछ मतभेद या तकरार तो होती रहती है। बस उसे थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। उसके बाद मंजीत के साथ साथ उसकी बहन और मंजीत के दोस्त भी इस बात को भूल जाते हैं। जिस तरह मंजीत ने अपनी बाकी की ज़िंदगी की प्लानिंग की थी, उसी तरह उसने अपनी प्रेगनेंसी की भी प्लानिंग की थी। अब वो माँ बनना चाहती थी। नतीजा ये हुआ कि शादी के 6 साल बाद उसका सपना भी पूरा हो गया। 2003 में मंजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने माया रखा। मंजीत काफ़ी खुश थी और मुख्तियार भी काफ़ी खुश था। अब मुख्तियार अपना ज़्यादातर समय माया के साथ ही बिताने लगा। मुख्तियार भी अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था। इस वजह से सभी को लगने लगा कि शायद मंजीत की शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही थी वे सब अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ये सच नहीं था। माया के जन्म के बाद मुख्तियार और भी ज़्यादा शराब पीने लगा। वह जब भी शराब पीता तो देर रात तक घर से बाहर रहता। जब वह घर आता तो उम्मीद करता कि उसकी पत्नी खाना बनाकर
उसका इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद देखभाल और सहारे की चाह रखने वाली मंजित अपने पति के व्यवहार से काफ़ी टूट चुकी थी। इस वजह से मंजित डिप्रेशन में चली गई थी और उसने जो सपने देखे थे वे अब उसकी आंखों के सामने टूट रहे थे। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने मुख्तियार को समझने में कितनी बड़ी गलती की थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने स्वास्थ्य और भविष्य को सही दिशा में कैसे रखा जाए। इस दौरान मंजित कोई बड़ा कदम नहीं उठाती और 3 साल तक धैर्य के साथ मुख्तियार के घर पर ही रहती है। लेकिन 2006 में मंजित अपने दूसरे बच्चे की योजना बनाती है ताकि घर में एक बार फिर खुशी आ सके। हालांकि रोज रोज की नोकझोंक के कारण उसे लगने लगा था कि अब यह संभव नहीं है। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद मंजित फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और यह खबर सुनकर मुख्तियार काफ़ी खुश हो जाता है। अचानक मुख्तियार के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था। वह पहले की तरह ही मंजित से प्यार और देखभाल करने लगा था। इससे मंजित बहुत खुश हुई क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसका जो खोया हुआ प्यार था वो वापस आ चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी बहुत कम समय के लिए है। 18 अक्टूबर 2006 को मंजित अपनी योगा क्लास के लिए निकलती है। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और मंजित घर नहीं लौटी। अगले दिन मुख्तियार ने मंजित के परिवार को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि मंजित कल शाम से घर नहीं आई है। यह सुनकर मंजित का परिवार थोड़ा चिंतित हो गया। फिर उन्होंने मंजित की बहन जैस्मिन को फ़ोन किया और पूरी कहानी सुनाई। फिर मंजित की बहन ने भी मंजित के सभी दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन मंजित किसी भी दोस्त के घर नहीं गई थी। वास्तव में जब भी मुख्तियार और मंजित के बीच कोई झगड़ा होता था तो मंजित अक्सर किसी को बताए बिना अपनी बेटी के साथ निकल जाती थी। कभी किसी होटल में या किसी दोस्त के घर चली जाती थी। सभी को लगा इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा और मंजित थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन इस बार मंजित की बेटी माया घर पर ही थी और इस बात से सभी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि मंजित अपनी बेटी माया से बहुत प्यार करती थी और उसे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाती थी। अब मंजित को गायब हुए पूरा 1 दिन हो चुका था, इसलिए सभी को शक होने लगा कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई होगी। इसलिए उसके पति मुख्तियार ने 19 अक्टूबर की रात को ही पास के पुलिस स्टेशन में गुमशुदा होने की एफआईआर दर्ज करवा ली। इसके अलावा मुख्तियार ने मंजित के बारे में पूछताछ करने के लिए सभी परिवारों को भी फ़ोन कर लिया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। उधर पुलिस जांच के दौरान घर के सभी सदस्यों के फ़ोन कॉल्स को ट्रेस किया गया, लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली। अब तारीख थी 23 अक्टूबर 2006 और मंजित 5 दिनों से लापता थी। लेकिन मंजित के पति और परिवार के लोग तब चिंतित हो गए जब पुलिस ने उन्हें बताया कि साउथ डेल्टा नामक जगह के किनारे एक जला हुआ बॉडी मिला है और उन्हें आकर उसकी पहचान के लिए कहा गया। जब मंजित के परिवार के लोग वहां देखने गए तो उन्होंने पाया कि वह बॉडी वाकई में मंजित की ही थी। फिर मंजित के बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला मंजित के गर्भ में एक लड़की थी। इस खबर ने मंजित के परिवार को तोड़ दिया। वे सोचने लगे कि उसकी बेटी ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि किसी ने उसे जलाकर बेरहमी से मार डाला। अगर तार्किक रूप से देखा जाए तो हत्यारा ने सिर्फ मंजित की हत्या न करके उसके पेट में पल रही बच्ची को भी मार डाला था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि मंजित की मौत जलने से नहीं बल्कि हत्यारे ने पहले मंजित का गला घोटा, फिर जब उसकी सांसें थम गई तो उसने उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश की। जांच के दौरान पुलिस को मंजित की कार भी उसकी बॉडी के कुछ ही दूरी पर खड़ी मिली। कार की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये भी पता चला कि कार को ना ही ज़बरदस्ती खोला गया ना ही बंद किया गया। कार एकदम जैसी थी वैसी थी। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले मंजित का बैकग्राउंड चेक किया, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसकी मंजित से दुश्मनी थी। इस वजह से पुलिस को शक हुआ शायद हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो मंजित को अच्छी तरह से जानता हो। इसलिए अब पुलिस का सीधा शक मंजित के परिवार वालों पर जाता है। पुलिस ने सबसे पहले मंजित के पति मुख्तियार से पूछताछ करने के बारे में सोचा।
पूछताछ के दौरान मुख्तियार ने बताया कि मंजित पिछले 1 साल से उसके कॉलेज के दोस्त टोनी के साथ लगातार संपर्क में है और वे दोनों कई बार डिनर पर भी जाते हैं। मुख्तियार के बयान के बाद पुलिस को अब टोनी पर शक हुआ और फिर उन्होंने टोनी की भी तलाशी की और उससे भी पूछताछ की। हालांकि टोनी से बात करने पर पुलिस को पता चला टोनी का मंजित से कोई रिश्ता नहीं है, जैसा मुख्तियार ने दावा किया था। टोनी और मंजित सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और इस बात की पुष्टि तब हुई जब टोनी ने लाई डिटेक्टर टेस्ट में सभी सवालों के जवाब सही से दिए। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि मुख्तियार ने उनसे झूठ क्यों बोला, इसलिए मुख्तियार से फिर से पूछताछ शुरू हुई। इस पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि मंजित और मुख्तियार के परिवार में एक ऐसा इंसान था जो उन दोनों के काफ़ी करीब था। दरअसल उस इंसान का नाम सुखविंदर था और वह मुख्तियार का छोटा भाई था। सुखविंदर बंगाली मंजित और मुख्तियार के घर में बेसमेंट में रहता था, लेकिन मंजित के कहने पर मुख्तियार ने सुखविंदर को घर से निकाल दिया था। और दरअसल सुखविंदर ही था जो मुख्तियार को देर रात तक पार्टी करने के लिए और फिर उसके साथ शराब पीने के लिए मनाता था। सुखविंदर की वजह से ही मुख्तियार की शराब पीने की आदत और बढ़ गई थी। मंजित ने देखा कि सुखविंदर का प्रभाव उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसने अपने पति को धमकी दे दी, या तो वो इस घर में रहे या फिर सुखविंदर। अब मुख्तियार को अपने भाई और उसकी पत्नी में से किसी एक को चुनना था और उसने सुखविंदर को घर से निकालकर मंजित के साथ रहने का फैसला किया। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस का शक सीधे सुखविंदर पर गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। यह साबित हो गया कि जिस रात मंजित गायब हुई उस रात सुखविंदर अपने दोस्त के साथ था, जिसे उसने पुलिस के सामने साबित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सुखविंदर को क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर मुख्तियार को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस को पता चल चुका था कि शादी के कुछ ही महीनों बाद मंजित और मुख्तियार के बीच का जो रिश्ता था वो खराब होने लगा था। जब मंजित को मुख्तियार की शराब पीने की आदत के बारे में पता चला तो वह हर बार उसे डांटती थी। दूसरी तरफ मंजित ने मुख्तियार के भाई को घर से निकालकर उसे दुख पहुंचाया था, जिससे मुख्तियार का अहंकार और मर्दानगी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी, जिससे उसके मन में मंजित के प्रति और भी नफरत पैदा हो गई थी। हालांकि उसके बावजूद मंजित की हत्या के मामले में मुख्तियार को मुख्य आरोपी बनाने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं था। इसके अलावा मुख्तियार के परिवार और दोस्तों को भी उस पर काफ़ी भरोसा था, लेकिन अब पुलिस ने सभी सबूतों को फिर से जांच करने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले पुलिस ने देखा कि कार की ड्राइवर सीट काफ़ी पीछे खिसकी हुई थी, जो दर्शाता है कि मंजित ने खुद कार को उस स्थान पर नहीं चलाया था, बल्कि उस समय कार में उसके साथ कोई और भी था। दूसरी बात, मुख्तियार ने अपने बयान में मंजित की प्रसव पूर्व योगा क्लास का स्थान जो बताया था और कार का जो एरिया था उसके पास ही खड़ी थी। हालांकि जांच के दौरान यह पाया गया कि उस एरिया में कोई प्रसव पूर्व योगा क्लास नहीं थी और वास्तविक स्थान जहां मंजित अपनी प्रसव पूर्व योगा क्लास में भाग लेने जाती थी वह मुख्तियार के द्वारा बताए गए स्थान से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। नतीजन मुख्तियार का झूठ पकड़ा गया। सरल शब्दों में मुख्तियार ने पुलिस को जो मंजित का योगा क्लास का जो एड्रेस बताया था और जहाँ से उसकी बॉडी मिली, दोनों वास्तव में टोटली अलग थे। और इसके बाद पुलिस ने मुख्तियार के फ़ोन के लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड को ट्रैक किया। यह पुलिस को पता चला कि मुख्तियार के पास मंजित का फ़ोन है जिसमें उसने अपना सिम डाला था और उसका इस्तेमाल भी कर रहा था। इससे पुलिस को पता चल गया कि 18 अक्टूबर की शाम को मंजित मुख्तियार के घर आई थी, इसलिए मंजित का मोबाइल फ़ोन मुख्तियार के पास था। अब तक मुख्तियार के द्वारा दिए गए सभी बयान झूठे साबित हो रहे थे और फिर पुलिस के हाथ ठोस सबूत लग गया। उन्होंने मुख्तियार के घर के पास एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज हासिल की, जिसमें मुख्तियार उस पेट्रोल पंप से एक पुराना अखबार और लाइटर खरीदता हुआ दिखाई दे रहा था। वैसे तो मुख्तियार शराब पीता था, लेकिन वह सिगरेट नहीं पीता था, तो वह लाइटर और पुराना अखबार क्यों खरीदेगा। इधर पुलिस की नज़र में मुख्तियार एक प्राइम सबूत बन गया, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। करीब 6 महीने के बाद 12 मार्च 2006 को मुख्तियार को उसकी पत्नी मंजित की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुख्तियार से कड़ी पूछताछ की। पहले तो उसने
खुद को निर्दोष बताते हुए मंजित की हत्या के दावे को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसकी हिम्मत टूट गई, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब अपराधी पकड़ा गया, लेकिन जब मुख्तियार ने बताया कि उसने 18 अक्टूबर को अपनी गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या क्यों की, तो पुलिस के होश उड़ गए। मुख्तियार ने बताया कि मंजित की योगा क्लास के बाद वह उसे घर ले गया, जहां दोनों के बीच बहस हुई और यह बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मुख्तियार ने मंजित का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह उसकी लाश को साउथ डेल्टा के समुद्र के किनारे सुनसान जगह पर ले गया, उसे जला दिया ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसके अलावा मुख्तियार ने मंजित को मारने की वजह भी बताई। असल में मुख्तियार के मन में मंजित के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। मुख्तियार के मन में मंजित के प्रति गहरी नापसंदगी और नकारात्मकता भर गई थी, जो मंजित की मौत का कारण बन गई थी। यह सुनकर मंजित और मुख्तियार के परिवार और दोस्त दोनों ही हैरान रह गए थे। इसके बाद नवंबर 2010 में मुख्तियार को मंजित की हत्या में दोषी पाया गया। उस पर 2nd डिग्री मर्डर का भी आरोप लगाया गया। यह एक ऐसी हत्या थी जिससे पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। मुख्तियार पंगाली ने अपनी गर्भवती पत्नी का गला घोंट दिया और उसकी बॉडी को जला दिया। मुख्तियार की गिरफ्तारी के तुरंत बाद मंजित और मुख्तियार के परिवार को मंजित की 3 साल की बेटी की पूरी कस्टडी के लिए कोर्ट में केस लड़ाया गया। हालांकि अंत में माया की पूरी कस्टडी मंजित की बहन जैस्मिन बामरा को दे दी गई। फरवरी 2011 को मुख्तियार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुख्तियार ने न केवल मंजित को मार डाला, बल्कि 2 लोगों की जान भी ले ली। वह गर्भवती होने से बहुत खुश थी। यह कुछ ऐसा था जो वह लंबे समय से चाहती थी। इसके साथ ही मंजित पंगाली की हत्याकांड का अंत यहाँ पर होता है। अगर आपको ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर से करें। साथ ही सावधान रहे और सतर्क रहे। हम किसी और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।